नमस्कार मेरे फार्मूला प्रेमियों, मैं आचार्य प्रीतम विश्वकर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में हाई बोला था किसको, डायरेक्शन को, लेकिन अब आ गया है समय हमको डायरेक्शन को बाय बोलने का। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन का दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा रिकैप तो बनता है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में जितना भी पढ़ा था एक छोटा सा अगर रिकैप ले लें तो हमको तुरंत याद आ जाएगा। देखिए हमने डायरेक्शन के बारे में कुछ बोला था, फिर हमने बताया था कार्डिनल डायरेक्शन क्या होते हैं। तो डायरेक्शन हमने बताया था कि कार्डिनल डायरेक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा ईस्ट, एक है हमारा वेस्ट, एक है हमारा नॉर्थ एंड लास्ट वन है हमारा साउथ। ठीक है, हमने बताया था कि डायरेक्शन के बारे में आप जब भी जानते हैं तो उसको एक साथ आपको उसके डिग्री के भी बारे में जानना होता है, उसके एंगल्स के भी बारे में हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा लिखा हुआ है कि द फोर कार्डिनल डायरेक्शन करिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग डिग्री ऑफ द कंपास। बताया गया है कि नॉर्थ जो होता है वो 0 डिग्री भी होता है एज वेल एज 360 डिग्री भी होता है। ईस्ट के बारे में बताया था कि वो 90 डिग्री पर रोटेट करेगा। साउथ के बारे में बताया था 180 डिग्री एंड लास्ट वन था हमारा वेस्ट के बारे में बताया था 270 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था कि ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा वेस्ट होता है एंड नॉर्थ का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, मैं एक छोटे से स्ट्रक्चर के साथ वापस से एक बार मैं आपका एंगल के बारे में रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, जैसा कि हमको पता होगा कि ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, कहीं साइड में जगह लेकर के बताते हैं, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है ना, हमने आपको क्या बताया था, जब भी आपको क्वेश्चंस करना हो एंगल्स के बारे में तो याद रखना होता है नॉर्थ जो होता है ये अभी अपने जगह पर है, यहाँ से कुछ रोटेट नहीं हो रहा था, इसको हमने क्या माना था, 0 डिग्री माना था। ठीक है, एक कोई भी आदमी है जो कि नॉर्थ डिग्री पर चुपचाप खड़ा है तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर वही चीज 0 डिग्री से नॉर्थ से वो किधर को रोटेट होकर के जाता है ईस्ट की तरफ, तो वो कितना बनाता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, फिर अगर वही आदमी मान के चलिए नॉर्थ से वो किधर को रोटेट करके जाता है साउथ में, तब वो क्या बनाता है 180 डिग्री। और फिर अगर मानिए कि वही आदमी या तो वेस्ट की तरफ जाता है तो वो बनाता है 270 डिग्री एंड लास्ट वन अगर वही आदमी पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है तो नॉर्थ पर बनाता है हमारा 360 डिग्री। तो आपने एक चीज नोटिस किया, क्या चीज नोटिस किया कि नॉर्थ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक है हमारा 0 डिग्री एंड एक है हमारा 360 डिग्री। हमने देखा ईस्ट में क्या है हमारा 90 डिग्री, साउथ में क्या है 180 डिग्री एंड लास्ट वन क्या है हमारा 270 डिग्री है। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिकैप यहाँ पर खत्म हुआ, इसके बारे में बहुत ज्यादा हमको बात नहीं करना है। ठीक, अच्छा दूसरा देखते हैं हम लोग ऑर्डिनल के। हमने बताया था कि डायरेक्शन जो हमारे पास 3 प्रकार के होते थे, एक था ऑर्डिनल, एक था कार्डिनल और एक था हमारा सर्कुलर। ठीक है, तो कार्डिनल के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब हमको क्या देखना है, ऑर्डिनल डायरेक्शन के बारे में। ऑर्डिनल डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमारा 4 प्रकार का। क्लियर है ना, ऑर्डिनल डायरेक्शन कितने प्रकार का होता है हमारा, टोटल 4 टाइप्स के। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड वन क्या है हमारा, साउथ ईस्ट। थर्ड वन क्या है हमारा, साउथ वेस्ट एंड लास्ट वन क्या है हमारा, नॉर्थ वेस्ट। इज दैट क्लियर? There are 4 types of ordinal direction as we know that northeast, southeast, southwest and northwest। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर देखें हम लोग तो जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में हमको एंगल्स के बारे में जानना जरूरी है, बस ये जान लेना जरूरी नहीं है कि हमारे पास टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं। टोटल डायरेक्शन अगर पूछें तो आपका 8 बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे ना वैसे वैसे क्या होता है डायरेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या बताया, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट एंड ये हमारा क्या है, वेस्ट। क्लियर है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक, अच्छा अब अगर आप ध्यान देंगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्थ ईस्ट देते हैं। फिर साउथ और ईस्ट के बीच में जो है उसको हम लोग क्या देते हैं, साउथ ईस्ट देते हैं। साउथ और वेस्ट जो के बीच में है जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि कभी भी जब भी आप लोग साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान होना चाहिए आपका, नॉर्थ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे नहीं बोलना है, वेस्ट नॉर्थ या फिर वेस्ट साउथ, उल्टा आपको नहीं ले जाना होता। हमेशा ओरिजिन आपको मानना है साउथ को, तो साउथ से बना हमारा ईस्ट, साउथ से बना हमारा वेस्ट। क्लियर है ना? ठीक उसी प्रकार नॉर्थ को आप मानेंगे ओरिजिन, तो नॉर्थ से बना हमारा ईस्ट और नॉर्थ से बना हमारा वेस्ट। क्लियर है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा देखें तो अगर इसका हम लोग नाम लिखते हैं तो फाइनली ऑर्डिनल डायरेक्शंस जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं 4 प्रकार का है। पहला क्या है हमारा? पहला हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? नॉर्थ वेस्ट। तीसरा क्या है हमारा? साउथ वेस्ट। और लास्ट क्या है हमारा? साउथ ईस्ट। क्लियर है इतना? अच्छा, इतना हो जाने के बाद हमको एक चीज और ध्यान देना होता है कि कभी भी जब भी डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो डायरेक्शन के बारे में जानने के साथ साथ आपको उसके एंगल्स के भी बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या था हमारा? नॉर्थ था, ये क्या था हमारा? ईस्ट, साउथ, एंड ये क्या था हमारा? वेस्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं साउथ ईस्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, इजी है ना? अच्छा, फिर इसमें देखिए एंगल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको एकदम इजी वे में दिखाई दे रहा होगा कि जब भी पेन यूज कर लेता हूं दूसरा, देखिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की जब बात करेंगे, सॉरी नॉर्थ एंड ईस्ट की जब बात करेंगे तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा? 90 डिग्री। अच्छा, ईस्ट और साउथ की बात करेंगे तो भी हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। वेस्ट और साउथ की बात करेंगे तो भी हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट का बात करेंगे तो भी हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो इससे एक बात हमारा क्लियर होता है कि एंगल बिटवीन टू कार्डिनल डायरेक्शन इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है ना? या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं वन कार्डिनल डायरेक्शन परपेंडिकुलर में, ये क्या हो गया? तो हमने क्या लिखा अभी? वन कार्डिनल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें जो
कार्डिनल डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वहां पर बनने वाला एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर अगर आगे देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इसमें ऑर्डिनल डायरेक्शन देखिए, ऑर्डिनल डायरेक्शन ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री। यहां से एक बात हमको और क्लियर हो जाएगा कि एंगल बिटवीन टू ऑर्डिनल डायरेक्शन इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि दो ऑर्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दो कार्डिनल के बीच का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री। अब देखेंगे हम लोग एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल के बीच का डायरेक्शन डिग्री कितना है। तो अगर इसका देखें तो ये भी होता है 90 डिग्री, ये भी होता है, सॉरी बाइसेक्टर है ना, तो यहां पर हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, इसको भी हम लोग क्या मानते हैं 45 डिग्री, ये भी क्या है हमारा 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, मतलब जितने भी हैं सबको हम लोग क्या मान के चलेंगे 45 डिग्री मान करके चलेंगे। क्लियर है इतना। ठीक है, तो क्या समझ में आया। देखिए इसके लिए भी एक पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, क्या चीज की एंगल बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल डायरेक्शन इज 45 डिग्री। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। फिर से जब कार्डिनल और कार्डिनल के बीच की हम लोग बात करेंगे तो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। ऑर्डिनल और ऑर्डिनल डायरेक्शन की बात करेंगे तो भी 90 डिग्री, लेकिन कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच की हम लोग जब बात करेंगे तो वो हमेशा क्या बनाता है 45 डिग्री बनाता है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए सनराइज एंड सनसेट की बात करते हैं तो इसमें भी एकदम सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं। जब भी सनराइज का मतलब क्या है, सूर्योदय। जब भी सूर्योदय होता है तो जो सन है, सन किधर से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा। ठीक है, तो उसका जो शैडो होता है वो कहां पर बनता है हमारा, वेस्ट पर बनता है। क्लियर है ना। जब भी सनराइज होगा, सूर्योदय जब भी होता है तब आपको याद रखना है कि आपका जो शैडो होता है वो ईस्ट से किधर को बनेगा, वेस्ट की तरफ बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब सनसेट होता है तो जो अगर मान के चलिए सन किधर है हमारा, वेस्ट में है, तो जो शैडो है वो कहां बनेगा हमारा, जो शैडो है वो हमारा कहां बनेगा, ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है ना। द सन इज इन द वेस्ट एंड शैडो फॉल्स टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। आपको बस ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब भी सन ईस्ट में होगा तो उसका शैडो कहां बनेगा, वेस्ट में। जब भी सन वेस्ट में होगा तो उसका शैडो कहां बनेगा, ईस्ट में बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो थे वो क्या, पाइथागोरस जो थे वो क्या थे, एक बहुत ही महान
गणितज्ञ थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। उनको देखा जाए तो उनका जो मतलब मैथ्स का जो वो लॉजिक लगाते थे वो क्या करते थे, हमेशा डेली बेस पर लगा देते थे। वो हमारे डेली लाइफ में मतलब इतनी परफेक्ट एग्जांपल के साथ उतर करके आते थे जिससे हम लोग क्या करते थे, किसी भी चीज को एकदम फील कर पाते थे। जैसा कि उनका एक बहुत ही बढ़िया सा कहानी है। हुआ ये कि एक गांव में एक जगह मंदिर बन रहा था, तो वहां से पाइथागोरस घूम के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो मिस्त्री हैं सब वो मंदिर बना रहे हैं। तो जब वो मंदिर बना रहे थे तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि इधर 3 ईंटा उन्होंने लगाया एक तरफ, ठीक है, और फिर उन्होंने नीचे कितना ईंटा लगा दिया, 4 ईंटा उन्होंने नीचे लगा दिया, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर जो ईंट है वो टोटल कितना लग रहा है, सिर्फ 5 ही लग रहा है, क्लियर है ना। तो वो जब भी कुछ देखते हैं ना तो उसके बारे में बैठ करके ना वो कुछ ना कुछ मंथन किया करते थे, ठीक है। मंथन करने वाला ही हमेशा कुछ ना कुछ इतिहास रचता है, कोई ना कोई लॉजिक बनाता है, कुछ ना कुछ रिसर्च करता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो 4 होगा ना, हमने कितना बना दिया, 5। एक तरफ ब्रिक कितना होना चाहिए, 4, और एक तरफ उन्होंने देखा कि टोटल ब्रिक कितना था, 5। ये बस मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो इधर था 5, इधर था 4 और इधर था 3। वो बैठ करके देख करके बहुत सोच रहे थे कि 3 4 5 आ गया, 3 4 5 आ गया, तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था। बाकी क्योंकि एक तरफ 12 ईंटा लगा है, एक तरफ 13, तो बीच में उनको लगा कि 12 है, 13 है, 12 है, 13 है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12 30 लगाए तो एक तरफ 5 ही ईंटा लगा, वो एकदम कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ से देखिए कैसे वो लॉजिक लगा। उन्होंने ये देखा कि एक तरफ क्या था, 3, तो उन्होंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया और इक्वल दिखा दिया किसके, 5 के स्क्वायर के। तो जब यहां से उन्होंने देखा तो ये आया 9, ये आ गया 16 एंड ये आ गया 25। दोनों को जोड़ने पर क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यहीं से उन्होंने एक सिद्धांत दिया, पाइथागोरस थ्योरम का दिया, क्लियर है ना। पाइथागोरस थ्योरम पहली बार ओरिजिनेट कहां से हुआ था, वो एक जगह जा रहे थे गांव में, तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर बन रहा था, तो मंदिर पर जो मजदूर थे वो क्या कर रहे थे, ईंटे को रख रख के अपना बना रहे थे। तो वहां से उन्होंने क्या लॉजिक निकाला, ये पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो वहां के गांव वाले लोग इतने खुश हुए कि उनके नाम से वहां पर क्या बना दिए, मंदिर बना दिए। जिस जगह पर उन्होंने इस थ्योरम का निर्माण किया था उसी जगह पर वो सब क्या किए, गांव वाले उनका मंदिर बनवा दिए, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या दिया गया है, अगर सबसे ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली किसके ऊपर बात किया गया था, टोटली डिपेंड ऑन, या फिर इसके ऊपर पूरा का पूरा जो स्टडी किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था, राइट एंगल ट्राइंगल। किसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है हमारा, इस जगह पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, क्लियर है। उसके जस्ट नीचे वाला क्या कहलाता है, बेस। उसके जस्ट साइड वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या फिर हाइट बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल ले रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल ले रहे हैं, क्लियर है ना। तो एक तरफ हाइपोटेनस, एक तरफ बेस और एक तरफ क्या था, परपेंडिकुलर। याद रखना है कि हम लोग परपेंडिकुलर हमेशा किसको लेते हैं, जो हाइट खड़ा टाइप का होता है। बेस किसको लेते हैं, जो हमेशा हॉरिजॉन्टली होता है। हाइपोटेनस क्या होगा, उन दोनों के बीच वाला होगा, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनस और बेस भी हम लोग क्या करते हैं, एंगल के ऊपर डिसाइड करते हैं। ये नहीं कि जो मन करे वो उठा करके ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैं बात कर रहा हूं एंगल सी का, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंगल सी का। तो एंगल सी के लिए बेस कौन होगा आपका, BC हो जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन जस्ट इसके सामने जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, AB। तो AB क्या हो जाएगा इसके लिए, AB क्या हो जाएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना।
रेड पेन से मैंने बनाया हुआ है। अगर एंगल सी की बात करूंगा तो बेस क्या कहलाएगा हमारा बीसी, और एंगल सी की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एबी। लेकिन अगर मैं एंगल चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने एंगल चेंज करके ले लिया कौन सा, एंगल ए, तो ये वाला क्या कहलाएगा हमारा बेस, जिसका नाम क्या है ए बी, और इसके जस्ट जो सामने है वो क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि एंगल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्या दिया गया था। पाइथागोरस ने बेसिकली कहा क्या था, पाइथागोरस ने कहा था कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का अगर क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो बेस देखा जाए तो अगर फिलहाल में हम बात करें तो हमारे पास बेस कौन हो जाएगा, इस जगह से अगर हम बेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा बेस। एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं बस। और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा हमारा ए बी। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा हमारा ए सी। क्लियर है ना। तो मैं बस इसको अगर एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर यूज करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बी सी क्या है हमारा बेस का स्क्वायर, एंड ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। इतना लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा लेंगे तो नहीं होगा। क्लियर है ना। हमने बताया ना कि जैसा हमने बोला था पहला जो लेक्चर था उसमें हमने हाई बोला था, और इस वीडियो में फाइनली इसको बाय बोल करके खत्म कर देना, क्योंकि डायरेक्शन सेंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना होता है। ठीक है। बस सिंपली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर जान जाएंगे तो इसमें कितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको इजी वे में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज आपको इसमें और जानना है जो कि बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया, अगर मैं बोलता हूं जरा हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल करके दिखाइए, तो हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक एच क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो एच इंटू क्या है, एच है, और ये क्या है बी इंटू बी है, ये क्या है हमारा पी इंटू पी है। क्लियर है ना। हमें वैल्यू हमेशा किसका चाहिए होता है, हमें वैल्यू हमेशा किसका चाहिए होता है, एच का चाहिए होता है। तो अगर देखा जाए इसको मैं वापिस से लिखूं एच स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो जरा आप बताओ कि कभी भी अगर आपको बेस हटाना हो, सॉरी स्क्वायर हटाना हो, तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर को रिप्लेस कौन करता है, रूट करता है। स्क्वायर को रिप्लेस कौन करता है, हमेशा रूट करता है। तो देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा एच स्क्वायर एज इट इज, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर दिया गया है, मान लीजिए रूट एम दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। रेडिकल का मतलब होता है पावर में 1/2। तो यहां से अगर मैं रूट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, पावर में 1/2। ठीक है। इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि अंदर सम है और सम कभी भी तोड़ के रूट को बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है। अच्छा इसको अगर देखें तो आपने एक और रूल पढ़ा होगा कि पावर लॉ, किसी भी नंबर का अगर पावर हो, अगर उसका भी कुछ पावर है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोले तो क्या चीज, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 2 इंटू 1/2, यही हो जाएगा ना, 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो जाएगा हाइपोटेनियस, और रूट के अंदर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। याद आपको क्या रखना है इसमें कि कभी भी आपको स्क्वायर हटाना है तो आपको क्या यूज करना होगा, अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, रूट यूज करेंगे। रूट हटाना है तो क्या यूज करना है आपको, स्क्वायर यूज करना है। ठीक है।
तो हमको यहाँ से क्या हटाना था, स्क्वायर हटाना था, तो हमने रूट यूज किया। आप भी क्या करिए, रूट करिए। अगर रूट हटाना होता तो स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एच का ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक होता है हमारा स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाम से ही पता होगा ना, नाम से ही आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। आइसोसेलस का मतलब क्या होता है, जिसका 2 साइड्स आपस में क्या हो, सेम, 2 लेग्स आर इक्वल, ठीक है। स्केलेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑल लेग्स आर डिफर, ठीक है। क्या देखा आपने, अगर आइसोसेलस की बात करते हो, आइसोसेलस का मतलब क्या होता है, 2 साइड सेम, और स्केलेन का मतलब क्या होता है आपका, तीनों साइड अलग अलग, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वो ले लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है, ए बी और सी, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलियन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका इसका और इसका तीनों का साइड आपस में क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी, मतलब ये सब अपने आप में इक्वल नहीं है सर, ठीक है। वही काम इधर देखिए, इसका अगर हम लोग देखें, इसमें क्या निकलेगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा वही चीज कि एम एन ओ, इसमें 2 साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल, और तीसरा साइड क्या होता है, अनइक्वल, मतलब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, मतलब एम एन किसके बराबर होगा, एन ओ के, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर ही नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलस में 2 साइड इक्वल होंगे, स्केलियन में 3 साइड इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हमको थोड़ा सा और देखना होगा, ठीक। देखना क्या चीज है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास दिया गया, इसको हम लोग मानते हैं स्केलियन, ये क्या है हमारा स्केलियन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक का साइड हमने लिया 3, एक का साइड हमने लिया 4, तो नेक्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, 5, जैसा कि पाइथागोरस ने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया था। तो भाई फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। नोट डाउन भी आप करते रहिएगा, नोट डाउन करने का एक ही तरीका है, मैं समय तो आपको नहीं दे सकता हूं, इसलिए आप लोग खुद क्या करिए, उसको वीडियो को पॉज कर करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, अभी पढ़ते जाइए, अगर थोड़ा सा साइड हो उसमें तुरंत लिख करके लिख दिया करिए। तो हाइपोटेनियस हमको नहीं पता है, बेस की वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 16, ये हो गया h का स्क्वायर, ठीक है। मैंने बताया अगर स्क्वायर आप हटाते हैं तो वो कहाँ लग जाएगा आपका, 9 + 16 कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा h का स्क्वायर। मैंने बताया था h स्क्वायर अगर आप हटा रहे हैं तो h स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाइए, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किससे हटता है, रूट से ही हटता है। तो रूट से क्या हो जाएगा स्क्वायर,
कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा h इक्वल टू √5 का मतलब कितना होता है 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। क्लियर है ना, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, इसी में देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इसको 1, इसको हमने ले लिया 1, ये हमको हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, ये इसको हम लोग मान लेते हैं आइसोसेलस, ये कौन सा ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग, आइसोसेलस वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना होगा तो इसको भी लिखेंगे फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जहां पर बेस का वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, हमारे पास आ गया 2। तो अगर हम लोग क्या करें, फिर से वही बात, अगर स्क्वायर हटाना है देन यू हैव टू पुट रूट ऑन बोथ साइड बिकॉज इक्वेशन ऑलवेज वांट बैलेंसिंग मेथड। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन कैंसल रूट बाय स्क्वायर। तो कट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, h की वैल्यू √2, h की वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, √2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर अगर इसकी बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3, यहाँ पर हमने ले लिया 3, अब आपको क्या निकालना होगा, h की वैल्यू। तो डायरेक्ट बताइए कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 3, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 कितना आ गया 18, कितना आ जाएगा 18 आ रहा है ना। अब बताइए 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले आपको दोनों तरफ रूट लगाइए, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जहां पर हमको h की वैल्यू मिल जाएगा √18 मिल जाएगा ना। तो बताइए √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, by using prime factorization we can write easy to understand। I hope प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत हार्ड चीज नहीं है, क्या करना है वो होगा, हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ये जो फैक्टर है वो हमेशा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर निकल करके आ रहा है वो क्या नंबर आया 18 में, h इक्वल टू, इधर लिखेंगे h इक्वल टू रूट के अंदर 2 3 है ना, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर कौन है 2, तो इंटू 2। ठीक है, आपने प्रोडक्ट वाला रूल तो पढ़ा होगा ना रूट में, कि अगर रूट में 2 वैल्यू दिए गए a इंटू बी, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, √a √b, अलग अलग मैं उसको तोड़ करके निकाल सकता हूँ। क्लियर है ना, तो यहाँ से हमको एक मेथड ये समझ में आ गया कि इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू √2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 √2। तो h की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 3√2 आ गया। क्लियर है इतना, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रहा है, 3√2 आ जा रहा है। तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक बात क्लियर हो गया होगा कि जो वैल्यू होता है अगर यहाँ पर 3 है तो वही तो आपको क्या कर देना है, 3 लगा देना है, और डेफिनेटली बिना सोचे बस √2 लगा दीजिए, वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 1 दिया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ ना 1 लिख दीजिए और ब्रैकेट और उसके बाद क्या लगा दीजिए, हमेशा रूट में 2 लगा दीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने इधर लिख दिया 5 और इधर लिख दिया 5। ठीक है,
तो आप इसको इतना बड़ा मेथड से सॉल्व मत करिए, इतना ये लिखिए फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, डायरेक्ट एक काम करिए, यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है ना उसको फटाक से क्या करना होगा, 5 दिया है ना दोनों नंबर से में, तो लिखिए 5 और बिना सोचे लगा दीजिए √2, आ गया आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। क्लियर है। एक और लास्ट, अगर हमने एक और दे दिया आपको, एक का वैल्यू 7 है, एक का वैल्यू 7 है, तो बताइए हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर एक लिख दिए 7 और दूसरा लिख दीजिए √2, बस यही आ गया आंसर। इजी, आई होप कि इजी होगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है इसमें 2 से 3 चीजें हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका ध्यान देना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना किसके लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर आया है, कौन कौन नंबर आया था, 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 3 और इसमें क्या आया था 3√2, तो ये तीनों क्या है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 1, 1 और ये क्या हो जाएगा √2, 1√2 या फिर √2, ये भी क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है, यही तीनों लोग के क्या है, सब जोड़ी है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पाइथागोरस से। क्लियर है ना। तो फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला पाइथागोरियन में बेसिकली कितने नंबर चाहिए होते हैं, 3 नंबर चाहिए होते हैं। तो फॉर्मूला जो होगा फर्स्ट नंबर बोले तो स्मॉलेस्ट नंबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2m। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर में कौन आएगा आपका, मिडिल नंबर में कौन आएगा, m² - 1। ठीक है, थर्ड नंबर ये कौन सा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। तो इसके लिए क्या यूज करना हमको, m² + 1। ठीक है, डेफिनेटली जिसका पावर होता है, जिसका जितना पावर होता है वो उतना हाई होता है। तो इसका m का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, जिसका पावर 1 है वो सबसे छोटा है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि वो स्मॉलेस्ट है। उसके बाद m² और m² इन दोनों में भी सेम था, आगे गए तो m² में से एक माइनस हुआ, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, m² + 1। तो m² + 1 हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, m² - 1 हो जाएगा मिडिल वाला नंबर, और 2m क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, सपोज करिए कि m की वैल्यू, यू हैव टू चूज m की वैल्यू 2। रिमेंबर वन थिंग, दैट द वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। m की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन ना, सॉरी, द वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर। फिर यहां से लिख देंगे हम लोग m की वैल्यू 2। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर है वो क्या होगा 2m, दूसरा नंबर क्या है m² - 1, तीसरा नंबर क्या है m² + 1। ठीक है, 2m बोले तो 2 × 2, m की वैल्यू मैंने कितना माना है 2, तो पहला नंबर कितना आ गया हमारा 4। क्लियर है। m² बोले तो 2 का स्क्वायर - 1 कितना आ जाएगा 4 - 1 कितना आ गया 3। फिर लास्ट m² बोले तो 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और +1 कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो नंबर है वो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 4, एक आ रहा है 3
और एक आ रहा है 5, जो कि प्रूफ भी हो गया, हमने इसके पहले देखा भी था और यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो कौन कौन से है, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आपने जो किया है क्या वो सही है कि नहीं, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द पाइथागोरस। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें इस साइड वाइड की बात नहीं करनी, बस ये ध्यान देना है। एक बात तो क्लियर हो जाएगा ना, बी और सी को जोड़ने पर ए आ रहा है, बी और सी को जोड़ने पर ए आ रहा है, मतलब है कि ए जो है वो सबसे बड़ा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर है किससे, बी और सी से। क्लियर है। अब इसकी जरा एक बार वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिएगा क्या आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। ठीक, तो हमने क्या लिया था, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है, 5, तो ले लीजिए 5 का स्क्वायर। अब इसमें से कोई भी ले लीजिए, बीसी कोई भी रख सकते हैं आप, इसमें बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ले लिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर की वैल्यू कितना आ सकता है हमारा, 9। 4 स्क्वायर की वैल्यू कितना आ सकता है हमारा, 16। और 5 स्क्वायर की वैल्यू कितना आ सकता है, 25। सबको ऐड करेंगे तो बताइए फाइनली हमारा क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। मीन्स हमारे पास जो दिया गया 3 and 4 and 5, ये हमारे क्या है, तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना आपके लिए इजी हो गया, बहुत इजी है। ठीक, अब देखिए कुछ और भी इसमें से चीजें देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास एक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4 and 5, ये क्या है आपके पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो आप याद रखिए सिर्फ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ग्रुप से इनफाइनाइट बना सकते हैं। क्लियर है ना, कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट के आसपास बना सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यहाँ भी अपने मन से किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, देन यू विल गेट 6, 8 and 10। ठीक है, याद रहे जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं वो नंबर क्या होने चाहिए, सेम। तो हमारा जो न्यू नंबर बन करके आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, वो क्या हो गया हमारा, 6, 8, 10। ठीक है, एक और इसी में इजी वे में बताएं, 3, 4, 5। अगर इसमें इंटू करते हैं हम लोग, 3 into 3 into 3 into 3, कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा हमारा 15। क्लियर है ना। तो 9, 12, 15 भी क्या हो जाएंगे, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि हम जितना चाहें उतना पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। 3, 4, 5 multiply by 10, this will also give us Pythagorean triplet। whatever you want you can multiply, क्योंकि बाद में जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम ही आएगी। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 50। तो ये भी क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, लास्ट टॉपिक चल रहा है, बस एक चीज और बचा हुआ है जिसको आपको देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आपके पास स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट जो है वो कितना दिया गया है, 6 है। सबसे छोटा वाला ट्रिपलेट क्या है, 6। तो आप कहेंगे सर आपने 3 फॉर्मूला बताया था हमको, एक बताया था 2m, एक बताया था m² - 1, एक बताया था अपने m² + 1। ठीक है, तो जरा आप एक बात बताइए, इसमें सबसे छोटा वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है, 2m। तो 2m की वैल्यू दिया गया है 6, तो बताइए m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। कैसे, मैं उसको लिख सकता हूं यहां पर 2m = 6
एंड m यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। याद रहे m से 2 क्या है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, तो अब यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितना आ गया, 3, m की वैल्यू रखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, एक तो पहले ही हमको गिवन था, एक कौन सा गिवन था, 6, दूसरा कौन हमने बनाया 8, तीसरा कौन बनाया हमने 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6, 8 और 10 ये भी हमारे पास हो जाते हैं। क्लियर है? एक लास्ट, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 14, सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 14, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटे वाले नंबर का मतलब है 2m, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो m स्क्वायर की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा 48। क्लियर है? कितना आ रहा है 48, इधर लिखेंगे हम लोग m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। तो फाइनली आपको क्या दिखा, फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक नंबर था 14, एक नंबर था 48 और एक नंबर था 50। याद रहे कि ये जो m की वैल्यू है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। वो m की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर वैल्यू क्या करें, पुट कर सकें। और जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे छोटा वाला नंबर, फिर मिडिल वाला नंबर और फिर सबसे बड़ा वाला नंबर, वही काम, सबसे छोटा वाला नंबर, मिडिल वाला नंबर और सबसे बड़ा वाला नंबर। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा होगा, कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए हमने टोटल कितने लेक्चर इसके ऊपर बनाए हुए हैं, दो लेक्चर बनाए हुए हैं। तो दोनों लेक्चर में आपको क्या ध्यान देना है कि जितने भी लेक्चर दिए गए हैं, 2 लेक्चर बने कॉन्सेप्चुअल, दोनों को एकदम बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा तीसरा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा, स्कूल का भी लेवल होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल भी होगा। ठीक है, नमस्कार।